नमस्कार, मैं तुषार वर्मा आपका मेरी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां पढ़कर आपको सुना रहा हूं, तो इसी सिलसिले में आज मैं आपके समक्ष उनके द्वारा रचित एक नई कहानी विचित्र होली सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी पसंद आएगी। मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी विचित्र होली। होली का दिन था। मिस्टर A.B. क्रॉस शिकार खेलने गए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ा ली थी और इस समय बगीचे में बैठे हुए होली खेल रहे थे। पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक भी लेते थे कि कहीं साहब तो नहीं आ गए। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस, कहो खान समाजी साहब कब आएंगे? नूर अली बोले, उनका उनका जब मन करेगा तब वो आएंगे। आज मेरा इस्तीफा है, अब इसकी नौकरी नहीं करूंगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर ना पाओगे, 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली, अजी लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी नहीं होगी। यह हमें जूतों के ठुकराए और हम इनकी गुलामी करें? आज यहाँ से डेरा खुश है। आओ तुम लोगों को दावत करूं। चलो मेरे कमरे में आराम से मेज पर डट जाओ। वह बोतलें पिलाऊं कि जिधर ठंडा हो जाए? साइस, और जो कभी साहब आ गए? नूर अली, वह अभी नहीं आने का, चले आओ। साहबों के प्रायः नौकर शराबी होते। जिस दिन साहब के यहाँ गुलामी लिखी है उस दिन से यह बला उनके सर पे पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेड़ जाते हैं तो भला नौकरे क्यों चूकने लगे? यह निमंत्रण पाकर सब के सब खिल उठे। भंग का नशा ही कुछ ऐसा होता है। ढोल मजीरे छोड़ छोड़ कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने हिस्की की बोतल खोलकर ग्लास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वालों ने जब यह मजेदार चीजें पाई तो गिलास लुढ़काने लगे। खान सामा भी उत्तेजित करता जाता था। जरा देर में सबों के सिर फिर गए। भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना होने लगा। नूर अली ने ढोल मजीरा लाकर रख दिया। वही मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहाँ तक कि सब के सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगे। हुहक मचने लगा। गबीर, फाग, चौताल, गाली गलोच, मारपीट, बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हैं। कुर्सियां उलट गई, दीवारों पर तस्वीरें टूट गई। एक ने मेज उलट कर दी, दूसरे ने रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू किया। यहाँ यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागर मल का आगमन हुआ। उन्होंने यह कौतुक देखा तो चौंकाए। खान सामा से पूछा, यह क्या गोलमाल है शेख जी? साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों को दावत दी है, उनसे होली खेलने को कहा है। सुनते हैं लाल साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्त जब्त रखो, उनके त्योहारों में शरीक हो। तभी तो यह हुक्म दिया है, नहीं तो इनके मिजाज ही ना मिलते थे। आइए तशरीफ रखिए, निकालूं कोई मजेदार चीज? अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। राय उजागरमल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेड़ धड़ड़ शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजों सा ही था और यूनियन क्लब के तो एकमात्र कर्ता ही थे। अंग्रेजों से उनकी खूब छनती है और मिस्टर क्रॉस तो उनके परम मित्र ही थे। जिलाधीश से चाहे वह कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा यह बात है, हाँ तो फिर निकालो कोई मजेदार चीज, कुछ गजल भी हो। नूर अली, हुजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर पर ही पी पी के चले गए थे। यहाँ कई गिलास चढ़ाए तो जबान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ। उजागरमल, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं। भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी वगैरह ले आए। साइस से, क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे, बड़ी बहार? बहार है, होली है। उजागरमल गाते हुए,
आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे, खूब अबीर लगाऊंगा। ग्वाला, खूब गुलाल उड़ाऊंगा। धोबी, बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा। अर्दली, खूब कबीरे सुनाऊंगा। उजागरमल, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली, अच्छा सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी यह लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए। और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए और दूसरों से, तुम लोग भी उनके मुंह में गुलाल मलो, साहब मारे खुशी के फूले जाएंगे। वह लो, मोटर आते ही आ गए, होशियार। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, पर वहां तो जोरों का चौताल हो रहा था, सुनता कौन। चकराए, ये मामला क्या है? क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम से गाने की आवाज आ रही थी। अब क्या था? जामे से बाहर हो गए, चेहरा विकृत हो गया। हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर चले, लेकिन अभी तक एक कदम दरवाजे से बाहर ही था कि सेठ जी उजागरमल ने पिचकारी छोड़ दी। सारे कपड़े तर हो गए, आंखों में भी रंग घुस गया। वो आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइज ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह पे रंग बनने लगे। धोबी ने तेल की कालिक का पाउडर लगा दिया। साहब के क्रोध की सीमा न रही। हंटर लेकर सबों को धुआं धुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे, हंटर पड़े तो नशा हिरन हो गया। कोई इधर भागे, कोई उधर। सेठ उजागरमल ने यह रंग देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने झांसा दिया। एक कोने में दबक रहे। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए, तेजी से कमरे के बाहर निकले और सर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने दमघट खटपट सुनी तो चौंका। कनौतियां खड़ी थी और फिटन को लेकर भागा। विचित्र दृश्य था। आगे आगे फिटन, उसके पीछे पीछे सेठ उजागरमल और उसके पीछे हंटरदारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बगडूट दौड़े चले जाते थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, पर साहब के पहुंचते पहुंचते संभल गए। हाथे के बाहर सड़क पर घुड़दौड़ रही। अंत में साहब रुक गए, मुंह में कालिक लगाए, और अब आगे का हास्यजनक मालूम हुआ। यह विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफी सजा मिल चुकी है, अपने नौकरों की खबर लेना भी जरूरी था। लौट गए। सेठ उजागरमल ने के जान में जान आई, बैठकर हाँफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बैठा दिया। लाला उजागरमल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेजों की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज्य की तामीली, माली और मुल्क की तरक्की के राग गाते रहते थे। अपनी वक्तृताओं से सहभागियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजों के इधर उनका आदर सम्मान विशेष रूप से होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदारों को ही मिला करते थे, उन्हें दे दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था। अतएव मुंह से चाहे वो असहयोग की कितनी निंदा करे, पर मन में उनकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि असहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा लें। वह असहयोगी के कृत्यों का खूब बड़ा चढ़ाकर बयान किया करते थे और अधिकारियों के कृत्यों को इन गड़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल में खूब हंसते थे। जो जो सम्मान बढ़ता था, उनका आत्माभिमान और बढ़ता था। वह अब पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और जरा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना का विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया, उसकी असहयोगियों ने भी मिली भगत है। यह लोग होली नहीं खेलते तो इतना क्रोधात्मक होना इसके सिवाय और क्या बतलाते हैं कि हमें यह लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने प्रभुत्व का इतना घमंड है। यह मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ कि यह मेरा थोड़ा सा सम्मान करते थे, वह केवल धोखा था। मन में यह जब अब नीच और कमीना समझते हैं, लाल रंग का कोई बाण नहीं था। हम बड़े दिनों में गिरजे जाते और इन्हें गालियां देते, वह हमारा त्योहार है। पर यह जरा सा रंग छोड़ देना इतना बिगड़ उठा। हाँ, इतना अपमान। मुझे उसके सामने ताल ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भगना कायरता थी। इसी से यह सब शेर हो जाता है। कोई संदेह नहीं है
कि अब यह सब मिलकर असहयोगियों को दबाना चाहते हैं। इनकी यह विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब गांठने के लिए है। इनकी निर्कुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं। सेठ जी के हृदयभक्त भावों ने उग्र रूप धारण किया। मेरी यह अधोगति अपने अपमान की याद रह रहकर उनके चित्त को विहल कर रही थी। यह मेरे सहयोग का फल है। मैं मल इसी योग्य हूँ। मैं उनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुन फूला न समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी न सूझता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वे हास्यास्पद नहीं हैं, मैं स्वयं निंदनीय हूँ। वह अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर लपके वहां पहुंचकर एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रण किया था। हिंदू मुस्लिम साथ साथ बैठे प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोज का भी प्रबंध किया गया था। इस समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से उतरे, पर सभा स्थल में जाते संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक और खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सबके सब विस्मित होकर उनकी ओर ताकने लगे। यह खुशामदियों के आश्चर्य आज यहाँ कैसे भूल पड़े। इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में राजभक्ति का प्रस्ताव पास करना चाहिए था। शायद भेद के लिए आए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागरमल ने उच्च स्वर में कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदियों की क्षय। सेठ जी ने उच्च स्वर में कहा, जी हुजूरों की क्षय। यह कहकर वो समस्त उपस्थिति और जनों को विस्मय में डालते हुए मंच पर जा पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, उसे क्षमा कीजिए। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का बेदी, जासूस या विभीषण न समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन मैं आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता का आचरण कीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल गया। जिलाधीश ने आज मेरा घोर अपमान किया है। मैं वहां से हंटरों की मार खा खाकर आपके शरण में आया हूँ। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वयं स्वार्थ के वश, अपने अविश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया है। खूब काटे पोए। उनका स्मरण करके जो जी चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। नहीं, आपको यह कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं यह काम भली भांति कर सकता हूँ, पर अभी मुझे कुछ प्रायश्चित करना है। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूँ कि जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित करने में, यही मुंह का कालीमा धोने में काटूं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपनी दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर अर्पण करता हूँ। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट में आके दें। अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। फिर एक नई कहानी लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।